हाँ जी। नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाना क्लासेस पर। मैं अजय आपको पढ़ा रहा था भारत का भूगोल। और भाई भारत का भूगोल में आपा क्लास नंबर 9 टॉपिक था अपना भारत का भौतिक प्रदेश। हाँ। और अध्यापक बैच की क्लास नंबर कौन सी है? ये 14। आरा वहीं तो लड़ा नहीं। फ्री जियोग्राफी बैच में आप सभी प्रिय साथियों का स्वागत है। एक बार सभी साथी जो अपने क्लास के लिंक को कॉपी कीजिएगा, क्लास के लिंक को कॉपी कर कर जो है वो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल। नमस्कार, जय हिंद, विनोद, सभी को नमस्कार, सभी प्रिय साथियों का स्वागत है। देखो आज कमेंट वगैरह कम पढ़ेंगे, थोड़ा मैटर खींचेंगे। ठीक है। क्लास नंबर 9 के अंदर जो है में अगर हम बात करें तो हम पढ़ रहे थे आज तटीय प्रदेश को पढ़ना है। ठीक है। तटीय में मैंने आपको राज्य जो है वो याद करवा दिए थे। उत्तर प्रदेश अपने को पढ़ना है, तटीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश हो गया भाई? तटीय। तटीय प्रदेश की यदि हम बात करें तो आपको इस प्रकार से ये तटीय प्रदेश देखने। अब मेरे दोस्त एक बात याद रखना। अब एक बात आपको जो याद रखनी है वो पता क्या याद रखनी है? बताता हूँ। अब हम जो पढ़ेंगे ना इसको वो पढ़ेंगे कंपैरिजन में। ये हो गया अपना तटीय प्रदेश। ठीक। कंपैरिजन में कैसे? अब ये जो इधर वाला है इसे हम नाम दे देते हैं पश्चिमी घाट। जी हाँ, इसका नाम क्या दिया हमने? पश्चिमी घाट। और इधर की ओर अगर हम बात करें तो इस वाले भाग का जो नाम है वो हम दे देते हैं क्या भाई? पूर्वी घाट। जी हाँ। अरे वेरी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। आ जाइए सभी साथी। देखो इसका नाम हमने पश्चिमी घाट दे दिया, इसका नाम जो है वो हमने दे दिया पूर्वी घाट। पहली बात तो हम इसकी शुरुआत करें तो यहाँ गिर पहाड़ी आपने नाम सुना होगा। गिर पहाड़ी से इसकी एक तरह से शुरुआत हो जाती है। तो ऊपर कच्छ का रहना ना यहाँ से। और इस पहाड़ियों के आस में पाए जाते हैं गिर वन। कौन से वन पाए जाते हैं? गिर वन। गिर वन की यदि हम बात करें तो ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध। एशियाई शेरों के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन से वन है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध उन वनों का नाम है गिर वन। कौन से वन हो गए? गिर वन। ठीक। अब इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो आगे यदि हम बात करेंगे दोस्तों तो आपको याद ये रखना है कि यहां से लेकर यहां पर जो स्थान है वो आप देखोगे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी से इधर एक नदी बहती है, इसका नाम है गंगा। ये गंगा नदी तक यहां पर फैला है। तो ये वाला जो घाट हो गया इसका नाम हम देंगे पश्चिमी घाट। और उधर आपको जो ये घाट दिख रहा है इस घाट का नाम आप दे दो पूर्वी घाट। दे दिया। अब इनका मिलन वगैरह कहाँ कैसे होता है उस सभी बातों की जो चर्चा है वो अपने क्लास में करेंगे। जी हाँ, सभी जो है वो ध्यान से सुनना। मैं कमेंट पर थोड़ा ध्यान कम दूंगा आपको, थोड़ा सा इधर जो है वो ध्यान से समझनी है चीजों को। सारा समझ के आधार पर जो है वो ये काम होने वाला है। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट जो है वो कच्छ कारण से मान लो आप। कहां से? कच्छ कारण। कच्छ कारण से लेकर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु। यहां तक है। पश्चिमी घाट की यदि हम आगे बात करें तो इस भाग की जो है वो ऊंचाई अधिक है। ऊंचाई अधिक है। इस भाग की ऊंचाई क्या है? अधिक है। यहां अगर हम बात करें औसत ऊंचाई की, यहां यदि हम बात कर लेते हैं मेरे भाई औसत ऊंचाई की, तो लगभग आपको औसत ऊंचाई जो यहां देखने को मिलेगी वो मिलेगी कितनी? 1200 मीटर। यहां पर जो आपको औसत ऊंचाई देखने को मिलेगी वो लगभग लगभग कितनी मिलेगी? 1200 मीटर औसत ऊंचाई देखने को मिलेगी। उसके बाद यदि हम यहां बात आगे करें
तो यहाँ इस भाग की चौड़ाई जो है वो कम है, चौड़ाई कम है, लगभग मान के चलो ऊपर में तो बहुत ही कम है, 50 किलोमीटर के आसपास है, नीचे जाके थोड़ी और चौड़ी हो जाती है, 50, 60, 65, 80 तक चौड़ी हो जाती है। लेकिन मेन मेन बात ये है कि इस भाग की चौड़ाई जो है वो क्या है, कम है। अब जो पश्चिमी घाट से नदी बहेगी वो अपना जल कहाँ लेकर जाएगी, अरब सागर में। यहाँ की जो नदियां हैं बहकर वो जल अपना कहाँ डाल देती है, अरब सागर में। एक बात याद रखनी है, जो नदी अरब सागर की ओर जाती है वह नदियां वह नदियां जो हैं वो ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, वेरी गुड, याद रखना। क्या भाई, बिल्कुल, ज्वार नदमुख। और दूसरा आप जो याद करोगे वो याद रखोगे एस्चुरी, का निर्माण करती है, का निर्माण करती है। ये थोड़ा नदियों में मैं आपको बहुत बेहतर समझाऊंगा। अभी एक बार सीधा याद रखो कि कोई नदी निकली यहां से और उस नदी ने जल सीधा सीधा डाल दिया कहां पर, अरब सागर में। वो नदी होगी कौन सी, अरब सागर की ओर जाने वाली। उदाहरण के लिए बात देखें, उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, इसमें आपको जो नदी मिलती है वो एक तो मिलती है नर्मदा, कौन सी नदी, नर्मदा। दूसरी जो नदी है उसका अगर हम बात करें, दूसरी जो नदी है वो ताप्ती। पहली जो नदी है उसका नाम क्या हो जाएगा, नर्मदा, और दूसरी जो नदी है उसका नाम क्या हो जाएगा, ताप्ती। ये नदी जो है वो क्या बनाती है, ज्वार नदमुख या एस्चुरी। ज्वार नदमुख का मतलब इसलिए होता है कि क्योंकि यहाँ पर जो पर्वतीय इलाका है, गिर वारदा मांडव्य जैसी पहाड़ी है, अब वो पहाड़ियों में जब नदी बहेगी ना, तो वो नदी, उसकी गति बहुत तेज होगी, और गति तेज होने के कारण वो अपना जल जो है वो कहाँ डाल देगी, सीधा सीधा ले जाकर अरब सागर। अब बात करते हैं अपने पूर्वी घाट की। तो पहली बात, कच्छ का रण से कन्याकुमारी तक है, ऊंचाई अधिक है, औसतन ऊंचाई 1200 मीटर लगभग, चौड़ाई कम है, ऊंचाई ज्यादा इस बाकी की पहाड़ियां ज्यादा है, और इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। जिसकी ऊंचाई ज्यादा उसकी चौड़ाई कम है। अरब सागर वह नदियां ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है जो नदी अरब सागर में गिरेगी, जैसे नर्मदा और ताप्ती। पूर्वी घाट की यदि हम बात करें तो सेम बात याद रखना, यह है कन्याकुमारी से, कन्याकुमारी से तो गंगा नदी का मुहाना बनेगा इधर ऊपर पश्चिम बंगाल की तरफ। गंगा नदी की अंतिम जो राज्य है भारत में इधर से गिरने वाली वो पश्चिम बंगाल ही है। तो गंगा नदी का जो मुहाना है वहां तक जो है वो अपना जल डाल देगी। दूसरी, इस भाग की ऊंचाई अधिक थी, ये कंपैरिजन में पढ़ो। ये जो भाग है ना, यहाँ पर नदियां बहुत बहती हैं, इस भाग में जो है वो नदियां बहुत बहती हैं, और नदियां बहने के कारण अब नदियों ने अपनी काप छोड़ी है, इसका मैदान बनाया है कि इधर की ओर जाने वाली नदियां जो है वो अधिक है भारत में, और ये जो नदियां वो अधिक दूरी तय भी करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो है ऊंचाई तो है कम, इस भाग की जो ऊंचाई है, इस भाग की अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो ऊंचाई तो आपको मिलेगी कम, ऊंचाई न्यूनतम है किसकी कंपैरिजन में, पश्चिमी घाट के, न्यूनतम है। अगर यहाँ की हम बात कर लेते हैं औसत ऊंचाई की, औसतन ऊंचाई की यदि हम बात करें तो लगभग लगभग आपको 615 मीटर जो है यहाँ की औसत ऊंचाई देखने को मिल जाएगी। यहाँ की औसत ऊंचाई आपको कितनी देखने को मिल जाएगी, 615 मीटर। अब ये भाग चौड़ाई कम है और उस वाले भाग की चौड़ाई अधिक होगी, ये बात आपको याद रखनी है। इस भाग की चौड़ाई जो है वो क्या देखने को मिलती है, अधिक, चौड़ाई क्या देखने को मिलती है, अधिक होगी। चौड़ाई जो है वो क्या होगी, अधिक होगी। इस भाग की जो चौड़ाई है वो क्या होगी, अधिक। इधर की जो नदियां हैं वो अपना जल कहाँ लेकर जाएंगी, बंगाल की खाड़ी। और एक बात याद रखना, जो नदी बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी, जो नदी बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वह नदी, वह नदी डेल्टा का निर्माण करेगी, डेल्टा का जो निर्माण है वो करेगी। तो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली जो नदियां हैं वो क्या बनाती है, डेल्टा। अब यदि मैं आपको बात बताऊं उदाहरण के लिए, जैसे आपको याद रखना है नदी का नाम है गोदावरी,
गोदावरी नदी के बाद अगर आप याद करो तो कृष्णा नदी। तो ये जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाने वाली क्या है, नदियां हैं। तो जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी लगभग नदियां, वो क्या बनाएंगी, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, ये हमने चर्चा की भी थी। जैसे ये कोई नदी बहती है और जब नदी अंत में गिरते टाइम मुहाना छोटा हो जाता है तो वो अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। ऐसे ये जो अनेक धाराओं वाला भाग है इसी हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। बोलो आपको इतनी बात समझ में आई क्या। अब इसके बाद हम जो है वो दोनों दोनों घाट के जो है वो तट जानेंगे। सुनो, उस बाकी ऊंचाई ज्यादा है, इसकी ऊंचाई कम है। इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। सिंपल है, क्योंकि यहाँ नदियां नदियों द्वारा मैदान बनाए जाते हैं, मैदान चौड़ाई अधिक होगी। अरब सागर में ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाएंगे नदियां, और बंगाल की खाड़ी में क्या बनाएंगी, डेल्टा। सिंपल सी बात है। चलिए हम बात करते हैं आगे। हाँ जी बिल्कुल, सभी को समझ में आ रहा है, कमेंट में बताइएगा। सभी प्रिय साथियों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, चले आगे। सभी साथी बताइए कमेंट में, आगे चले, आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है भाई, ठीक। अब अपने पढ़ेंगे इसके प्रमुख तट। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि नानक क्लासेस आपके लिए बहुत 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 शानदार जो है वो ऑफर लेकर आया है। नानक क्लासेस के सभी कोर्सों पर आपको 90% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। नानक क्लासेस जो है, अभी तक जिस साथी ने नानक क्लासेस का एप्लीकेशन जो विजिट नहीं किया वो जरूर जाके करें। देखो आपको मैं बात बता दूं, राजस्थान करंट अफेयर, लाइब्रेरियन, रीट मुख्य परीक्षा हमारा राजस्थान, सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न टेस्ट सीरीज, तारिक शिक्षा सेकंड ग्रेड पीटीआई और ईओआरओ। ईओआरओ के अंदर शॉर्ट नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, और इसके साथ साथ ईओआरओ की पूरी टेस्ट सीरीज भी नाना क्लासेज एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। इसके अलावा बात करें लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, सेकंड ग्रेड, ये जो है ना 1800%, सेकंड ग्रेड के 1800%, याद रखना। सेकंड ग्रेड के लिए ये बहुत खास है। और ये रीट मेंस L11 की, और साइंस मैथ से भी है। कॉलेज व्याख्याता का आपने जो टेस्ट सीरीज है वो भी है। और इसके साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि नानक क्लासेस पे स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड पीटीआई, राजस्थान जीके कॉलेज व्याख्याता के अलावा अगर हम बात करें एलएसए एग्जाम, पशुधन सहायक परीक्षा होगी, शिक्षा मनोविज्ञान रीट L1, ये सभी के सभी कोर्स जो है वो उपलब्ध हैं। दो साथी इनमें से किसी की तैयारी करने का इच्छुक है, वह नानक क्लासेस के साथ जुड़कर जो है वो अपने सपनों को साकार कर सकता है। ठीक है, हाँ जी। अब अपने बात करते हैं आगे। आगे यदि हम बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे इसके प्रमुख तट। क्या पढ़ेंगे अभी, तट। तट का मतलब होता है जो सीमा समुद्र के साथ लगे उसे प्रमुख तट बोलेंगे। और तट की यदि मैं आपको बात बताऊं मेरे दोस्त, तट की यदि मैं आपको बात बताऊं तो इस प्रकार से ये मान के चलो आप, ये हो गया अपना, ठीक है। इधर तो आपको ये हो गया कच्छ का रण, कच्छ का रण। अब देखो यहां पर जो तट शुरू होंगे उसमें तीन तट याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है कोंकण तट, एक आपको याद रखना है कन्नड़ तट, और एक जो तट है, एक जो तट है वो आपको याद रखना है मालाबार। ठीक है, इधर आ जाओ। इधर में आपको एक तो तट याद करना है कोरोमंडल, और एक जो है वो त्रि सरकार तट। और उसके बाद याद करना उत्कल, उत्कल तट। ठीक है, ये तट आपको जो है वो याद करना है। इसमें मेन जो है वो चार ही हैं, एक दो तीन और चार। सबसे पहले हम बात करते हैं कोंकण तट की। चलें आगे। तो अगर हम बात करें मेरे दोस्त कोंकण तट की, तो आपको ध्यान से सुनिएगा ध्यान से। कोंकण जो तट बना है, कोंकण जो तट बना है वो शुरू होता है दमन, दमन से गोवा के बीच में जो तट फैला है,
दमन से गोवा के बीच में जो तट फैला है उस तट को हम क्या नाम देंगे? कोंकण। यानी इसका मतलब इसके बीच में एक राज्य और आ जाएगा मेरे दोस्त, उस राज्य का नाम क्या होगा? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य होगा? महाराष्ट्र। कोंकण तट की यदि मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ आम का उत्पादन बहुत होता है, तो ये एक तो याद रखना आम के लिए प्रसिद्ध है। के लिए प्रसिद्ध है? आम के लिए। के अलावा यहाँ पर दो पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं, जलीय पर्यटन स्थल में हम एक का नाम पढ़ते हैं मुंबई, एक का नाम क्या पढ़ते हैं? मुंबई। और दूसरे पर्यटन स्थल का जो नाम है वो होता है गोवा। अच्छा, आप मुझे एक बात ये बताओ, मुंबई की राजधानी, मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र आ रहा है बीच में, तो इतनी बात याद रखनी है आपको किस तट की? कोंकण। कोंकण के बाद 2 नंबर जो आप तट पढ़ोगे मेरे दोस्त, ये तो हो गया अपना 1 नंबर तट। 2 नंबर जो तट पढ़ोगे उसका नाम है कन्नड़। कौन सा तट है? कन्नड़ तट की यदि मैं आपको बात बताऊं, ये होगा गुजरात वाला हिस्सा और इस प्रकार से ये तट आएगा। इसकी अगर हम बात करें तो ये शुरू होगा गोवा से, गोवा से दक्षिणी कर्नाटक तक फैला हुआ ये तट, ये शुरू तो हो जाएगा गोवा से। और बेंगलुरु, कहां पर है? कर्नाटक। तो यहां आपको जो तट मिलेगा, सभी साथी बताइएगा, यहां जो आपको तट मिलेगा उसका नाम क्या है? कर्नाटक। इसके बाद वेरी गुड, सभी के जवाब आ रहे हैं। एक नदी बहती है मेरे दोस्त यहाँ इस तट से, कन्नड़ से, और इस नदी का जो नाम है वो नदी है शरावती। यहाँ अब वो नदी जो बह रही है यहाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा? इस नदी का जो नाम है वो हो जाएगा शरावती नदी। शरावती नदी, शरावती नदी। और शरावती नदी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये नदी कर्नाटक में बहती है। कहां पर बहती है बोलो? मेरे साथ बोलिएगा सभी के सभी, शरावती जो नदी है वो किस राज्य में बहती है? कर्नाटक में। जी हाँ। और कर्नाटक में इस नदी पर एक जो है वो जलप्रपात है जिसका नाम है जोग, या हाँ जी, जलप्रपात है जिसमें क्या नाम पढ़ते हो? जोग, या उसे बोलते हैं गर सपा। जोग, गर सपा या गांधी। कौन सा गांधी? महात्मा गांधी। ऐसे महात्मा गांधी जलप्रपात। महात्मा गांधी जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में कौन सी नदी पर है? ये प्रश्न याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कौन से तट के समीप? कन्नड़ तट के अंदर। कन्नड़ तट में आपको ये जो कहानी है वो देखने को मिलेगी। बोलो रेजा वो ध्यान में। हाँ जी। कोंकण तट सभी को समझ में आया? कमेंट में बताइएगा। अरे सभी साथी कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल माही, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब है मंजू। हाँ, सभी साथी बताइएगा कोंकण समझ में आया? आम के लिए प्रसिद्ध 2 पर्यटन स्थल है, मुंबई और गोवा। गाने बनते हैं गोवा वाले बीच पर, तो ये 2 समुद्री पर्यटन स्थल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कन्नड़ तट, गोवा से बेंगलुरु, गोवा से बेंगलुरु शरावती नदी है, कर्नाटक में बहती है, जो गरसपा महात्मा। कन्नड़ के बाद अपने याद करेंगे मालाबार तट को। मेरे दोस्त, कन्नड़ के बाद अपने जो तट याद करेंगे वो तट कौन सा हो जाएगा? मालाबार। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट तट है, का नाम क्या है? मालाबार तट का विस्तार बताओ गुरुजी, कैसे किस प्रकार से है? ये अपना गुजरात हो गया। तो ये जो तट है वो मिलेगा इधर, ये शुरू हो जाएगा दक्षिणी कर्नाटक से, और पूरा नीचे जाएगा केरल तक। ठीक है। मालाबार याद करें बातें। तो इस तट से संबंधित आपको बातें याद रखनी है कि
भारत में मानसून का प्रवेश यहीं से होता है, इसलिए इसे बोलेंगे मानसून का प्रवेश द्वार। और प्रवेश द्वार राज्य पूछे, प्रवेश राज्य पूछे तो याद रखोगे केरल। 1 जून, 1 जून के आसपास मानसून भारत में प्रवेश कर जाता है। भारत में जो मानसून आता है वो कौन सा आता है? मेरे भाई, भारत में जो मानसून आता है उस मानसून को बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रवेश कहां से होता है? मालाबार तट। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो प्रवेश होता है वो कहां से होता है? मालाबार तट। एक तो ये बात याद रखनी है। बोलो, रह जाओ ध्यान में। जी सर, रह जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें मालाबार तट की, तो यहां आपको देखने को मिलेगा कोची। क्या देखने को मिलेगा? कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह। कोची एक स्थान भी है, इस कोची को बोलते हैं अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी। यहां पर आपको जो है वो एक झील देखने को मिलेगी जिसका नाम है बेम्बनाद, केरल में। कोची भी कहां मिलेगा? केरल में। देखो, वेम्बनाड इंपॉर्टेंट झील है। इससे प्रश्न ये बन सकता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो यही है। भारत की सबसे लंबी झील है। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है दोस्तों? बताइए कमेंट में जल्दी। भारत की सबसे लंबी जो झील है उसका नाम क्या हो जाएगा? वेम्बनाथ। बताओ बताओ। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाथ। एक तो ये याद रखना। इसके अलावा आपको जो यहां देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे कयाल। यहाँ पाए जाते हैं कयाल। कयाल झील टाइप ही होता है। कयाल अगर पूछे भारत के किस राज्य में देखने को मिलते हैं, तो एक तो ये याद रखना केरल। कयाल की अगर बात करें तो इसे बोलते हैं पश्च पानी। का उपनाम क्या है? पश्च पानी। वह बेक वाटर के नाम से भी जानते हैं। ये नाम से भी इसे जाना जाता है। ये मछलियां वगैरह पकड़ने के काम आता है। ये भी जाना जाता। इधर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे गरम मसाले। गरम मसाले हो गए। सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे नारियल। अब आठेगा जिगा लोग है नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे। वो लोग नारियल का तेल की सब्जी बनाए खावे है। और वहाँ एक अच्छी विशेषता ये भी है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके बाल इतने काले। और 8 8 साल बच्चा का बेचारा दौड़ा रहे हैं। एक तो काले बाल, बहुत घने बाल होते हैं इनके यहाँ के लोगों को। गरम मसाले मिलते हैं। नारियल है, काजू वगैरह का उत्पादन भी जो है वो यहाँ अधिक होता है। बात याद रखना, मिर्च वगैरह हो गई है ना, उसका भी उत्पादन ज्यादा होता है। तो इन सारी फसलों का उत्पादन यहाँ अधिक होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इस्लाम भारत में जो सबसे पहले आया था, इस्लाम धर्म, वो यहीं से आता है, मालाबार से। पढ़ेंगे। भारत में इस्लाम का सर्वप्रथम आगमन। कि हाँ सभी साथी बताइए, इस्लाम का सर्वप्रथम आगमन कहाँ से होता है? इस्लाम का जो सर्वप्रथम आगमन है, इस्लाम का जो सर्वप्रथम आगमन आगमन है वो होता है केरल से। यानी तट पूछे तो मालाबार। इस्लाम जो आया तो यहीं पर भारत की पहली मस्जिद बनवा के गया जिसका नाम है चेरामन जुमा मस्जिद। चेरामन जुमा मस्जिद एक मस्जिद है, याद रखियो। चेरामन जुमा मस्जिद। अब राजस्थान में जो इस्लाम आया था वो अजमेर में आया था। तो राजस्थान की प्रथम मस्जिद पूछे, राजस्थान की प्रथम मस्जिद पूछे, प्रथम मस्जिद पूछे
कौन सी है बताओ। राजस्थान की प्रथम मस्जिद जो है उसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, या इसे 16 खंभों का महल भी बोलते हैं। ये राजस्थान के अजमेर जिले में। अब सुनो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं यहाँ पर कि अभी सर हमने ये पढ़ा है, ने जो है वो ये बात पढ़ी है कि इस्लाम जो है, आपने जो लिखा है वो गलत है। इस्लाम धर्म जो आया था सबसे पहले, हमने क्या पढ़ा वो बताते हैं। क्या पढ़ा बताओ। सर इस्लाम का जो सर्वप्रथम आवागमन है वो हुआ था जो है सिंध में, अरबों ने किया था। ये आपकी बात लेकिन बात को समझो ध्यान से, बात को आप ध्यान से समझो। ये बात हो रही है इस्लाम धर्म की, और यहां बात होगी आक्रमण की, तो नोट लगा के लिखना। भारत में सर्वप्रथम इस्लामी आक्रमण वो किया था अरबों द्वारा। ये बताओ, अरबों ने जो आक्रमण किया, अरबों ने जो आक्रमण किया वो कहां किया। वो किया सिंध क्षेत्र में। सिंध क्षेत्र में जो है वो आक्रमण किया। यहाँ का राजा उस समय था धाई सेन। चलो ज्यादा इतिहास की बात हो जाएगी, वैसे ही रानी बाई ने जोर किया था यहाँ आरा में, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आक्रमण होता है वो तो होता है सिंध में। इस्लाम धर्म कहाँ आया था सर्वप्रथम, मालाबार के अंदर। इस्लाम धर्म का आवागमन जो होता है वो मालाबार में हुआ था, इस्लामों का आक्रमण जो है वो सिंध में हुआ था। दोनों जो बातें हैं वो आपको याद रख लेनी है, मैं आपके कॉमेंट। हाँ, आप क्या क्या जो बातें हैं वो। ये हाँ। चलो ठीक है भाई। अब बस आपको इतनी बात समझ में आ गई। केरल में ही आपको एक बात और याद रखनी है, यहाँ एक स्थान है कुहा नाडा। केरल में ही एक स्थान है जिसका नाम को है क्या है, कुहा नाडा। की जो बात याद रखनी है, ये भारत का निमन स्थल है। क्या है भाई, भारत का निमन जो स्थल है, निमन स्थल है या बिंदु है, कुहा नाडा है। नीचा स्थल है उसका नाम क्या है, कुहा नाडा। कहाँ है, केरल में। कुहा नाडा भारत का एक निमन स्थल है, ये बात आप याद रखो। मालाबार से संबंधित देखो कैसे बातें याद करोगे, ये बातें इधर मत लिखना, या तो नीचे लिख देना ये थोड़ी बात। भारत में मानसून का प्रवेश होता है, इसके प्रवेश द्वार 1 जून केरल से। और मानसून का नाम क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कोची बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी बोलते हैं। वेम्बनाथ झील केरल में भारत की सबसे लंबी झील है, ये बात आपको याद रखनी है। क्याल, क्याल बोले तो केरल, क्याल कहाँ पाए जाते हैं, केरल में। इसके बाद यदि हम बात करें, इसके बाद यदि हम बात करें तो पश्च, पश्च क्याल को ही कहते हैं। इसे बैक वाटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है विनोद, बिल्कुल। सभी साथियों को समझ में आ रहा है शंकर, सभी को समझ में आ रहा है, कमेंट में थम्स अप दीजिएगा सभी साथी। के बाद गरम मसाले, नारियल, काजू यहाँ देखने को मिलते हैं। भारत में इस्लाम धर्म सबसे पहले यहीं आया, और केरल के अंदर यहाँ मस्जिद बनाई गई है, चेरामन जुम्मा मस्जिद। राजस्थान की जो प्रथम मस्जिद पूछे तो इस्लाम राजस्थान में अजमेर में आया था, ढाई दिन का झोपड़ा। कि अजमेर में उस समय राजा था पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान के टाइम जो आक्रमण किया था वो किया था गौरी ने। गौरी का आक्रमण कहाँ था, अजमेर, मतलब युद्ध चाहे हरियाणा में हुआ हो तराइन का, लेकिन दुश्मनी तो अजमेर वालों के साथ ही, तो अजमेर आएंगे इसके दास। अजमेर में कंठाभरण पाठशाला थी, उसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का क्या बनवा दिया, झोपड़ा। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आक्रमण होता है, और इस्लाम में आक्रमण किसने किया था, अरबों द्वारा। और आक्रमण होता है सिंध से। वहाँ का राजा था धाई सेन, बात याद रखिए। के बाद लास्ट एक और तट पढ़ लेते हैं जिसका नाम है कोरोमंडल। बाकी वो दो ऊपर वाले चाहिए याद मत कर, यहाँ तक पढ़ लेना। कोरोमंडल तट, कौन सा तट हो गया, कोरो। अब देखिए, ये हो गया अपना भारत।
ठीक है। और ठीक है, ये हो गया भारत। भारत में ये दिशा होगी उत्तर, ये दिशा होगी पूर्व। अब यहां पर एक तट बना हुआ है इधर, तट तमिलनाडु में ही है। इस तट का नाम हो गया कोरोमंडल। यहाँ ये जो तट आपको दिख रहा है, इस तट का नाम क्या है? कोरोमंडल। ये किस राज्य में है सर? राज्य एक ही है, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट देखो कैसे है। भारत में जो उत्तर पूर्वी मानसून आता है, अभी हमने दक्षिणी पश्चिमी मानसून पढ़ा, उत्तर पूर्वी जो मानसून है, मानसून ये आता है अक्टूबर से फरवरी के बीच में। अक्टूबर से, आज मैंने कहा मैं कमेंट थोड़े कम देखूंगा, इसमें थोड़ा एक बार खींचना है मैटर को। तो गुरु जी क्लास बहुत लगा दी है ना। कल करेंगे बात एक बार थोड़ा सा आज मैटर। उत्तर पूर्वी जो मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून वो आता है अक्टूबर से फरवरी के मध्य। ऐसी मानसून को मेरे दोस्त कहा जाता है लौटता हुआ मानसून। इसे ही क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक वर्षा कहां करेगा? लौटता हुआ जो मानसून है, लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक वर्षा ये करेगा कोरोमंडल में। लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक वर्षा कहां करेगा? कोरोमंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? देखो कैसे। मान के चलिएगा कि जैसे ये आ रहा है अपना लौटता हुआ मानसून, अब इधर तो देखो क्या है कि ये ऊपर से हवाएं आती हैं और ऊपर है थल। इस लौटते हुए मानसून में हवा जो थल से जल की ओर रहती है, थल से जल की ओर। हवा थल से जल की ओर रहती है, तो थल से आएगी तो हवा सूखी होगी, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन इसकी कुछ हवाएं जो वो इधर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश हो जाती, तो बंगाल की खाड़ी से जल भरकर जो है वो इधर आती हैं, और ये मानसून जो है वो कोरोमंडल से टकरा कर आगे निकल जाता है। ठीक है, याद रखना है कि ये सबसे ज्यादा जो वर्षा करेगा, सबसे ज्यादा ये जो बादल बारिश करेंगे वो कहाँ करेंगे? सबसे ज्यादा ये बादल बारिश करेंगे कोरोमंडल। समझ में आ गई बात इतनी? याद रखना कोरोमंडल जो तट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होगी लौटते हुए मानसून भारत के अंदर। तो भारत में लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ होती है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट की बात जो है वो लो इतनी समझ में आई क्या आपको? सभी को आ गई? ये हो गए जी अपने तट। सभी साथी कमेंट में जवाब दीजिएगा, आपको ये तट समझ में आए? इतने अभी जो तट है वो पढ़ाए, बताओ कमेंट के अंदर, ये समझ में आए क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। चलिए अब इसके बाद अपने जो है वो बात करते हैं यहाँ के प्रमुख दर्रों की। अभी अपने एक एक पढ़ेंगे बस, अब तक दोनों मैंने आपको मिक्स पढ़ाए, पश्चिम उत्तर। अब मैं सबसे पहले आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पश्चिमी घाट। सभी साथी हेडिंग लगाइएगा पश्चिमी घाट। और हेडिंग ये लगानी है कि पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। सिर्फ अभी और अभी मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो पश्चिमी घाट। देखो मेरे दोस्त, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे अभी जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको याद रखने हैं वो सारे के सारे दर्रे मेरे भाई। ठीक है ना? देखो,
अगर मैं बात करूं यहां पर पश्चिमी घाट के दर्रे, पहले तो याद रखना दर्रे क्या होते हैं। दर्रे वो पर्वत के मध्य तो तंग रास्ता बना होता है, ये क्या बोलते हैं, दर्रा। दर्रे को इंग्लिश में कहते हैं पास, ये मैंने बता दिया था। इंग्लिश जो नाम होगा वो क्या होगा, पास। दर्रे को तिब्बत की भाषा में बोलते हैं ला, तिब्बतीय भाषा में क्या बोलते हैं, ला। दर्रे को राजस्थान में बोलते हैं नाल, राजस्थान में दर्रे को क्या बोलेंगे, नाल। दर्रे को जो पश्चिमी घाट है अपना भारत में, तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और पश्चिमी घाट के अंदर इसे बोला जाता है अ, घाट, क्या बोलते हैं, घाट। अब मेरे साथ बोलोगे कौन कौन से घाट याद रखने हैं, बोलो, बाल घाट, हार घाट, और घाट, पाल घाट, पाल थार भोर पाल घाट, और सिनेकोटा। ये सारे के सारे जो दर्रे हैं वो याद रखने हैं। इनके आगे घाट घाट और लिखना है, क्योंकि इनको क्या बोलते हैं इधर पश्चिम के अंदर, इसे बोलते हैं घाट। इनकी शुरुआत जो है मेरे दोस्त वो होगी यहां से, यहाँ है मुंबई। एक जो दर्रा है वो मुंबई से जाएगा ऊपर की ओर, और ऊपर है दिल्ली। समझ में आई बात, मेरी बात ध्यान से सुना, ये प्रमुख इंपोर्टेंट बातें। सीधा प्रश्न बनेगा, बताओ बाल घाट दर्रा किसको किससे जोड़ता है, तो आप बताओगे गुरुजी तो बाल घाट दर्रा है वो मुंबई को दिल्ली से जोड़ेगा। मुंबई को दिल्ली से जोड़ने वाला दर्रा बाल घाट हो गया, एक नंबर। दो नंबर में आओ, दो नंबर में यदि मैं आपको बात बताऊं तो इधर हो गया कोलकाता। हाँ जी, इधर जो है वो क्या हो गया, कोलकाता। इधर क्या हो गया, कोलकाता। तो याद ये रखना है कि मुंबई से कोलकाता को जाने वाला जो दर्रा होगा, मुंबई को कोलकाता से जाने वाला जो दर्रा होगा, और इसके बीच में एक स्थान आता है नासिक, ये नासिक से होते हुए फिर जाएगा आगे। अब यहाँ आप इन दर्रों में ना दो मार्ग देखोगे दर्रों के अंदर, एक तो ये जो है वो रेल से जुड़े होंगे, और दूसरा है सड़क सेवा से जुड़े होंगे। ये दर्रे इसलिए बनाए गए क्योंकि रेल और सड़क सेवा से जोड़ा गया है इनको। ये दर्रे ना यहाँ जो सड़क और रेल बन मार्ग जो बनाए गए हैं दर्रों की मदद से। पाल घाट जो है वो पहले एक नंबर वाला, मुंबई से दिल्ली। थार घाट मुंबई से कोलकाता। अब तीसरा जो आपको याद रखना है स्थान, वो इधर 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 नीचे की ओर आओगे तो यहां मिलेगा आपको चेन्नई। तो जो भोर घाट है वो मुंबई से कहा जाएगा, चेन्नई। इसके बीच में आएगा पुणे, के बीच में क्या आएगा भाई, पुणे। तो पुणे किस दर्रे के मध्य आता है, तो आप बात बताओगे, भोर घाट। और ये जो पाल घाट है ये भारत का सबसे चौड़ा दर्रा, पटवार भर्ती में ये प्रश्न आया हुआ है, इनमें से सबसे चौड़ा दर्रा कौन सा है। तो बताइए सबसे जो चौड़ा दर्रा हो जाएगा उसका नाम क्या हो गया, पाल घाट। बोलो, इतनी बात आपको समझ में, कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, मैं आपको जो है वो बता देता हूं यहाँ के बाद। इसके बाद यहाँ एक स्थान है कालीकट, केरल में। कालीकट तमिलनाडु में एक स्थान है कोयम्बटूर। कालीकट से कोयम्बटूर को जोड़ने वाला जो दर्रा होगा मेरे दोस्त, हाँ जी, कालीकट से कोयम्बटूर को जोड़ने वाला जो दर्रा होगा उस दर्रे को कहेंगे हम पाल घाट। क्या कहेंगे, पाल घाट। अब अब बताओ मुझे आप, लास्ट बात की केरल की राजधानी की, आप कहोगे सर केरल की जो राजधानी है उस राजधानी का नाम है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम।
सभी साथी कमेंट में बताओ केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और इधर तमिलनाडु में जो स्थान पर पड़ता है उसका नाम है मदुरै। तो याद रख लेना कि तिरुवनंतपुरम से मदुरै को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम है सीनेकोटा। अब पर्वत इधर ही है, तो दर्रे जो मिलेंगे वो पश्चिमी घाट में ही देखने को। सभी साथी कमेंट में बताइएगा, सभी के सभी साथी जो है वो कमेंट में बताइए ये बात समझ में आई कि आपको इतनी। सभी साथी कमेंट में बताओ बाल घाट, सिंपल सी बात है, बोलो मेरे साथ एक बार। बीच में मुंबई बना लो पहले। मुंबई से दिल्ली को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम हो जाएगा बाल घाट। मुंबई से दिल्ली को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम क्या हो जाएगा? बाल घाट। मुंबई को कोलकाता से जोड़ने वाला हो गया थार घाट। बोलो नंबर एक पर जो आपको याद रखना है वो बाल घाट। बोलो मेरे साथ साथ सभी के सभी कि किसको किससे जोड़ेगा? बाल घाट जो है मुंबई को कोलकाता से। 2 नंबर यदि हम बात करेंगे थार घाट, मुंबई से कोलकाता। 3 नंबर यदि हम बात करेंगे, 3 नंबर हम बात करेंगे मुंबई से चेन्नई। 4 नंबर यदि हम बात करेंगे, 4 नंबर बात करेंगे कालीकट से कोयम्बटूर। 5 नंबर बात करेंगे सीनेकोटा से मदुरै। सीनेकोटा से मदुरै को जोड़ने वाला जो दर्रा है, सभी साथी बताइएगा सीनेकोटा। जी हाँ, सीनेकोटा को मदुरै से जोड़ने, सॉरी तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ने वाला हो गया सीनेकोटा। जल्दी जल्दी याद करो, 1 मिनट का टाइम आप जल्दी से जल्दी याद करो। देखो सिंपल है, बाल थार भोर पाल सीनेकोटा। ऊपर वाले 3 याद करो, बाल घाट थार भोर, बाल थार भोर। ऊपर ऊपर वाला देखो बाल है, बाल घाट याद हो गया। अब थार भोर पाल, थार भोर पाल ऐसे याद करो। थार भोर पाल। सभी के कमेंट बराबर मात्रा में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्लास को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, सभी के सभी साथी क्लास को लाइक जरूर करना भाई। और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर क्लास लगा लिया करो, क्यों रोज रोज को आओ है। ठीक है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी इसको पढ़ो। थार भोर पाल। अब याद करते हैं, देखो मुंबई तो आपको मेन रखना ही है। मुंबई से दिल्ली जाएगा बालघाट, मुंबई से कोलकाता बीच में आएगा नासिक, मुंबई से चेन्नई बीच में आएगा पुणे। पुणे किस दर्रे के अंदर आता है? भोर घाट। अब ऐसे प्रश्न बनेंगे आपके, और ये प्रश्न जो है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए मेरे दोस्त। बालघाट की बात करें कालीकट से कोयम्बटूर, और सीनेकोटा की बात करें तिरुवनंतपुरम से मदुरै। ये बोलिएगा, इतनी बात आपको समझ में आई क्या? आई कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं? अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट, कि पश्चिमी घाट जो है, इसको संस्कृत में पश्चिमी घाट जो है, इसी की बात करेंगे। पश्चिमी घाट को जो है वो संस्कृत में क्या बोलते हैं? इसे सह्याद्री नाम से भी जानते हैं, सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो सह्याद्री 3 प्रकार की बनेगी। सह्याद्री कितने प्रकार की जो है वो बनेगी? 3 प्रकार से वैसे देखें तो। कैसे? उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री के बाद अपने को याद रखना है मध्य, और फिर दक्षिणी। मेन मैं आपको बड़ी बात ये बताता हूं कि एक 16 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये भी कौन सी है? उत्तरी। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हाँ जी, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटती है। तो पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटने वाली कौन सी अक्षांश रेखा है? पश्चिमी घाट को 2 भागों में, 2 भागों में तो विभाजित है वो करती है। इसमें ऊपर वाली सह्याद्री जो होगी उसे हम बोलेंगे उत्तरी सह्याद्री, और नीचे वाली जो सह्याद्री है उसका नाम क्या लेंगे? दक्षिणी।
सह्याद्री। ऊपर वाली जो सह्याद्री होगी उसे क्या बोलेंगे? उत्तरी सह्याद्री। नीचे वाली जो सह्याद्री होगी उसको बोलेंगे दक्षिणी सह्याद्री। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पश्चिमी घाट का उपनाम और किस नाम से जानते हैं? ये याद रखना। तो एक सह्याद्री नाम से भी जाना जाता है। 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसको दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले सह्याद्री का नाम हो जाएगा उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाली सह्याद्री का नाम हो जाएगा दक्षिणी सह्याद्री। अब मुझे आप ये बताओ, इतनी बात आप सभी प्रिय साथियों को समझ में आई क्या? कल मैं इनकी चोटियां जो भी है ऊंची ऊंची वो सारी करवाऊंगा। अभी मेरे साथ एक बार ये थोड़ा सा रिवीजन करो, मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी दिक्कत ना हो। देखो, पश्चिमी घाट के दर्रे की बात करें तो पश्चिमी जो है वो दर्रों को घाट ही बोलते हैं। बालघाट मुंबई से दिल्ली, मेरे साथ बोलो, बालघाट मुंबई से दिल्ली, थार घाट मुंबई से कोलकाता नासिक होते हुए, और भोर घाट मुंबई से चेन्नई। मुंबई से चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। तो याद रखोगे ये कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। और पालघाट कालीकट से कोयम्बटूर, और सिनेकोटा हो गया तिरुवनंतपुरम से मदुरै। तिरुवनंतपुरम से क्या हो गया? मदुरै। बोलिएगा आप सभी प्रिय साथियों को इतनी बात जो है वो समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत इतनी बात में? दिक्कत नहीं है तो सभी साथियों का बहुत बहुत आभार क्लास देखने के लिए। अच्छा, एक खास बात और, हमने शुरू में ही आपको बताया है कि नानक क्लासेस पे जितने भी ये जो कोर्स आपके लिए करवाए गए हैं, शानदार से शानदार टीम आपके लिए उतारी गई है नानक क्लासेस के द्वारा। बहुत बेहतरीन टीम जो वो काम कर रही है। इन पे टेस्ट सीरीज हो गई या ये वीडियो कोर्स हो गए। अब हम ये प्रयास करेंगे आप ये कोर्स लोगे, इसमें इतने जी जान से हम पढ़ाएंगे कि लगभग लगभग कंटेंट जो है वो अपनी इस कोर्स से आपको उपलब्ध हो जाएगा। कहीं इधर उधर किताब, अगर आप खुद के नोट्स बना लोगे, बिल्कुल आपको जो है सफलता निश्चित ही मिलेगी। हम कोई आपको ऐसे नहीं ये किताब ले आओ वो ले आओ, हाँ कोई जरूरी हुई उसकी बात अलग है, लेकिन लगभग जो अपने ये जो वीडियो कोर्स है इससे कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज। थोड़ा टेस्ट सीरीज पर भी काम करो मेरे मित्र, टेस्ट सीरीज आपको बचाएगी, ठीक है? हाँ जी, ओके, ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत आभार क्लास देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।